हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो हमारी स्पेशल जीके सीरीज की है। ठीक है, इस वीडियो में हम प्राचीन हिस्ट्री कर रहे हैं और प्राचीन हिस्ट्री में हम वैदिक सभ्यता कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 3 पार्ट में पूरी हो चुकी है। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वह पिछली वीडियो देख ले। आज हम वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस चैनल पे हमारे पास डेली टू डेली 3 वीडियो अपलोड होती है। पहली वीडियो डेली करंट अफेयर की, जो हमें करंट अफेयर के डेली टू डेली टच में रखता है। जो बच्चा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर उसके सिलेबस में करंट अफेयर है तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, आप अपने डेली टू डेली करंट अफेयर अपडेट करते रहिए। अगर आप डेली करंट अफेयर याद करोगे तो आपको सिर्फ आधा घंटा देना है, वो याद भी हो जाएगी और आप लिख भी लोगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जो बच्चा डेली करंट अफेयर लिख रहा है, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप किसी भी चैनल से लिख रहे हैं, आप एक बार मेरी सुबह की वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा दूसरे चैनल में और मेरे चैनल में अंतर क्या है। ठीक है, फिर दूसरी वीडियो हमारी आती है स्पेशल जीके सीरीज की। ठीक है, इसमें हम हिस्ट्री करते हैं और हम क्वेश्चन के साथ साथ इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं। यह वीडियो ऑल कंपटीशन एग्जाम की है। ठीक है, जो भी बच्चा किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसका सिलेबस में हिस्ट्री आता है तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, तीसरी वीडियो हमारी मैथ्स की बनती है, जिसमें आज नंबर सिस्टम चैप्टर एंड हो जाएगा और कल से कोई नया चैप्टर चलेगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो बात करेंगे आज हम वैदिक सभ्यता की। किसकी बात करेंगे आज? वैदिक सभ्यता की। देखो, आपका काम है पेन और कॉपी लेके बैठना। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे लिख लेना। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको आता है उस पर मार्क करते चलना कि मेरे इतने नंबर आ चुके हैं, और साथ साथ में जो बिंदु मैं बोलता जाता हूँ उन बिंदु को भी लिख के चलना अगर वो आपको याद नहीं है। ठीक है, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। पहला ऑप्शन मनु स्मृति, दूसरा ऑप्शन नारद स्मृति, तीसरा ऑप्शन बृहस्पति स्मृति, चौथा ऑप्शन याज्ञवल्क्य स्मृति। आपका क्या काम है, आपको मन मन में ही आंसर सोचना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं आंसर देता हूं तो अपने आप को आपको जज करना है कि आप सही हो या गलत हो। अगर सही हो तो आप कॉपी में लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, गलत हो तो आप तब भी लिख सकते हो। ठीक है, और साथ साथ जो मैं बोलता जाऊंगा उस पर भी ध्यान दीजिए, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है हमारी? आंसर नंबर हो गया हमारा ऑप्शन ए, मनु स्मृति। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति है। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। एक जाति के रूप में कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख ओशनम स्मृति में भी मिलता है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है। तो आपको बताना है भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम कौन सा है, सबसे पुराने वाले। पहला ऑप्शन ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन अथर्ववेद, चौथा ऑप्शन सामवेद। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत एवं चिकित्सा आदि के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गोत्र शब्द को कहा? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है सामवेद, चौथा ऑप्शन हमारे पास अथर्ववेद। तो आंसर क्या है हमारा इसका? सोच लीजिए आप, आंसर है हमारा इसका अथर्ववेद। ठीक है, सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता? क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में इनमें से कौन सा नहीं आता। पहला ऑप्शन ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन वेदांग, तीसरा ऑप्शन अरण्यक, चौथा ऑप्शन उपनिषद। तो आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर आपका वेदांग। ठीक है, वैदिक साहित्य में ब्राह्मण, अरण्यक एवं उपनिषद को शामिल किया जा सकता है।
उपनिषद से दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे आत्मा और परमात्मा। ठीक है, तो आपका इसमें क्या नहीं आता, वेदांग नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं था। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, जिसने वीडियो नहीं देखी वो पहले वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और आपका फिर सिलेबस टॉपिक टू टॉपिक कंप्लीट होता चले जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जानवर वैदिक लोगों को ज्ञात नहीं था। पहला ऑप्शन हाथी, दूसरा ऑप्शन शेर, तीसरा ऑप्शन चीता, चौथा ऑप्शन घोड़ा। तो राइट आंसर क्या है हमारा इसमें, हाथी। जानवरों में हाथी वैदिक लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था। वैदिक काल के लोग जानवरों में सबसे अधिक पवित्र गाय को मानते थे। वैदिक काल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गाय के लिए वैदिक काल में अघन्या शब्द भी आया था। ठीक है, कौन सा अघन्या शब्द आया है। सिंधु सभ्यता काल में जानवरों में सबसे महत्वपूर्ण कुबड़ वाला बैल माना जाता था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिंधु सभ्यता में कौन सा माना जाता है, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है। ठीक है, पहला ऑप्शन है संहिता, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है अरण्यक, चौथा ऑप्शन है उपनिषद। तो राइट आंसर बताना है आपको। आपका राइट आंसर है उपनिषद। मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन वैदिक साहित्य उपनिषद का विश्वास है। उपनिषद को वेदों का सार भी कहा जाता है। ब्रह्म विद्या से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्म संहिता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक संहिता का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अब आपको इसके बारे में अधिक जानकारी हो चुकी होगी। देखो मैं आपके सब क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, अगर सब क्वेश्चन ले ले तो वो आपके पास बुक भी है। मैं सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इनमें से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के जाते हो तो आप अपने साथ कोई भी ईमानदारी काम नहीं कर रहे हो। तो एग्जाम में पास होना है तो इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना है। इनसे अलग आप जितने कर सकते हो वो आपकी मर्जी हो, प्लस पॉइंट है, लेकिन इन क्वेश्चन को जरूर करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है। क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है। ठीक है, पहला ऑप्शन उपनिषद, दूसरा ऑप्शन अरण्यक, तीसरा ऑप्शन शुल्ब सूत्र, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा इसमें शुल्ब सूत्र। भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है शुल्ब सूत्र में। कल्प से पता चलता है कि वैदिक कर्मकांड को किस प्रकार संपन्न किया जाए। ठीक है, और हमारे पास अगर कल्प की बात करें, कल्प कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में जान लीजिए। स्रोत सूत्र, इससे यज्ञ संबंधी विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, स्रोत सूत्र से यज्ञ संबंधों विधि विधानों के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है गृह्य सूत्र, इसमें गृहस्थ आश्रमों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा है धर्म सूत्र, इससे पता चलता है कि राजा एवं प्रजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है चौथा शुल्ब सूत्र, इससे ज्यामितीय गणित के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में अधिक जानकारी हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्य साक्ष्य देता है। तो आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्य साक्ष्य कौन सा ब्राह्मण देता है। ऑप्शन है आपके पास शतपथ ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन है कौशितकी ब्राह्मण, तीसरा ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर सोच लिया होगा। हमारा इसका आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण आंध्रों के बारे में प्रथम साहित्यिक साक्ष्य देता है। और बात करें शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। इसमें महिला और पुरुष को अर्धांगिनी बताया है। इसमें महिला को पुरुष की अर्धांगिनी बताया है। ठीक है, तो कभी कभी जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से भी क्वेश्चन बनते जाते हैं, इसलिए आप उनको भी बहुत ध्यान से सुनिए। ठीक है, और साथ साथ अगर कोई भी चीज आपको इम्पोर्टेंट लग रही हो या ऐसी चीज लग रही हो जो आपने सुनी नहीं, उसको लिखते हुए चलिए। ठीक है, अगर आपको लगता है मैं तेज बोल रहा हूँ तो यूट्यूब आप यूज कर रहे हो
उसमें जहाँ ऊपर 3 बिंदु लगे आ रहे हैं उस पर क्लिक कीजिए और स्पीड कम करने का भी ऑप्शन आता है, तो आप स्पीड कम कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ा सकूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? पहली या 5वीं ने, या 10वां या 15वां? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है इसमें राइट आंसर है आपका इसमें 10वां। ठीक है, 10वां ऋग्वेद संहिता या मंडल में पहली बार शूद्र को परिचित कराया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के विषय में जानकारी मिलती है, और वो 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन, ये कौन है? प्रसिद्ध भाष्यकार है सायन। निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? पहला ऑप्शन चोल राज्यकाल, दूसरा ऑप्शन गुप्त राज्यकाल, तीसरा ऑप्शन सातवाहन राज्यकाल, चौथा ऑप्शन विजयनगर राज्यकाल। ठीक है, आपको इसमें आंसर बताना है, तो हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? विजयनगर राज्यकाल। ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय थे। विजयनगर काल में ही संत माधव विद्यारण्य हुए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुन लीजिए। विजयनगर काल में ही संत माधव विद्यारण्य हुए थे, जिन्होंने हरिहर एवं बुक्का को मुसलमान से हिंदू बनाया था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम जैसे विद्वान रहते थे। तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्य जैसी पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, कौन सी पुस्तक की रचना की थी? तेनालीराम ने पांडुरंग महामात्य की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्य सिंह, क्या पूछ रहा है? भारत के राज्य सिंह की जगह चिन्ह कर लेना। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। भारत के राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, तो उसे ऊपर वाले को सिंह की जगह चिन्ह कर लेना। ठीक है, मुझे पता है आपको सबको इसका आंसर आता होगा और आना भी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, दूसरा ऑप्शन है रामायण, तीसरा ऑप्शन है उपनिषद, चौथा ऑप्शन है महाभारत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हमारा? मुंडकोपनिषद हमारा राइट आंसर है। भारत के राज चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिया गया है। यम नचिकेता संवाद का वर्णन कठोपनिषद से मिलता है। तो इसमें लिखा है ना, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, तो लिख लेना आप। कठोपनिषद क्या है? यम और नचिकेता का संवाद वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने लग चुका है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? क्या पूछ रहा है? वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गई? पहला ऑप्शन पूर्व वैदिक काल में, दूसरा ऑप्शन गुप्त काल में, तीसरा ऑप्शन उत्तर वैदिक काल में, चौथा ऑप्शन मौर्य काल में। तो आपको राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर क्या है इसका? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में परिणत हो गई थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, आपको जैसे जैसे बताया था मैंने पीछे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था में देखने को मिली है, लेकिन यह व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कर्ण पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते यह व्यवस्था जन्म पर आधारित होगी, यानी कि ऋग्वेद में यह कर्म पर आधारित थी। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में आते आते यह व्यवस्था किस पर आधारित होगी? जन्म पर आधारित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऋग्वेद कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? निम्न में से ऋग्वेद कालीन धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। पहला बलि देना, दूसरा मूर्ति की उपासना करना, तीसरा नारी देवियों की प्रबलता, चौथा स्वर्ग के अस्तित्व में विकास। तो राइट आंसर क्या है इसका? बलि देना। ऋग्वेद कालीन धर्म की मुख्य विशेषता बलि देना थी। ऋग्वैदिक काल के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। उस समय के लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे और न ही उस कालीन
मंदिर के कोई साक्ष्य मिले, यानी उस काल में कोई मंदिर के साक्ष्य भी हमें देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है उनकी संख्या कितनी है? तो आपको आंसर बताना है। पहला ऑप्शन 96, दूसरा ऑप्शन 105, तीसरा ऑप्शन 108, चौथा ऑप्शन 112 यानी कि 112। तो उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है उनकी संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, यानी कि 108। उपनिषद जिन्हें वेदांत के नाम से भी जाना जाता है उनकी संख्या 108 है। उपनिषद से दार्शनिक बातों के विषय में जानकारी मिलती है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी अभी बताया है। ठीक है, अभी वीडियो आगे है, अभी समाप्त नहीं हुई। ठीक है, मैं आपसे बोलना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण है? क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण है? तो पहला ऑप्शन है गोपत, दूसरा ऑप्शन है ऐतरेय, तीसरा ऑप्शन है कौशितकी, चौथा ऑप्शन है सतपथ। तो राइट आंसर क्या आपका इसमें? गोपत। अथर्ववेद से संबंध ब्राह्मण है गोपत। प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय, कौन है? ऋग्वेद के ऐतरेय, एवं कौशितकी ब्राह्मण यजुर्वेद के। ठीक है, और सतपथ ब्राह्मण किसके? सामवेद के। ठीक है, तो आप इन चीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और साथ में अपने यार दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू सो मच।